हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये वीडियो सेमेस्टर 5 के मेजर ज्योग्राफी का जो आर्थिक भूगोल है उसका चैप्टर नंबर 4 पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टी वित्सले का विश्व कृषि प्रदेशीकरण। चैप्टर 4 में हमें कृषि और उसके खाद्य संसाधनों के बारे में पढ़ना था, जिसमें पार्ट भी फर्स्ट में मैंने कुछ पढ़ाया हुआ है एंड ये पार्ट सेकंड है जिसमें हम डी वित्सले का विश्व कृषि प्रदेशीकरण के बारे में पढ़ने वाले हैं। एंड अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस एंड चैप्टर्स नहीं देखा हो आर्थिक भूगोल के जो हम लोग सीरीज में चल रहे हैं, तो चैनल पे जाएं एंड इसका मतलब पहले का जो वीडियो है उसे देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। एंड यदि आप हमारे इस वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसकी नेक्स्ट पार्ट की जो वीडियो होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगी। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी अपने स्टडी में हेल्प हो। तो चलिए हम इसे शुरू करते हैं। डॉक्टर वित्सले का कृषि प्रदेशीकरण, उन्होंने किस प्रकार कृषि प्रदेशीकरण को विभक्त किया है ना। कहा जा रहा है कि अमेरिकी भूगोलवेत्ता डेरवेंट वित्सलेसी द्वारा 1936 में प्रस्तुत विश्व के कृषि प्रदेशों का वर्गीकरण कृषि भूगोल में सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल है। बोला जा रहा है ये कौन है, कहाँ के भूगोलवेत्ता है, तो ये अमेरिका के भूगोलवेत्ता है। और इन्होंने ये जो प्रादेशिकरण है वो कब किया था, वर्गीकरण कब किया था, तो 1936 में किया था। और काफ़ी स्वीकृत है इनका मॉडल, मतलब इनके मॉडल को अपनाया भी गया है, माना भी गया है। कहा जा रहा है उन्होंने कृषि पद्धतियों की समानताओं के आधार पर पूरे विश्व को 13 प्रमुख कृषि प्रदेशों में विभाजित किया। कहा जा रहा है कि जो वित्सलेसी है, उन्होंने हम पूरे विश्व में जो कृषि प्रदेश है उनका अध्ययन करके उन्हें 13 पार्ट्स में किया है, 13 कृषि प्रदेशों में विभक्त किया है पूरे विश्व का जो कृषि प्रदेश है उसे। तो हम देखते हैं आगे कह रहा है कि वर्गीकरण का आधार, मतलब डी विट्सले ने किन आधारों पे 13 कृषि प्रदेश में विभाजित किया है पूरे विश्व का कृषि प्रदेशीकरण को, किन आधारों पे 13 भागों में बांटा है। तो हम यहाँ पे वह उसके बारे में जानेंगे। कहा जा रहा है कि वित्सलेसी ने कृषि क्षेत्रों के विभाजन के लिए 5 प्रमुख विशेषताओं या कारकों को आधार बनाया। तो कहा जा रहा है कि उनका वर्गीकरण करने का आधार पांच पांच चीज़ों को उन्होंने वर्गीकरण का आधार बनाया। तो देखते हैं वह 5 चीज़ें क्या है। तो पहला है कि फसल और पशुधन का संयोजन। फसल और पशुधन का संयोजन में कहा जा रहा है कि खेत में क्या उगाया जा रहा है और कौन से पशु पाले जा रहे हैं। तो यहाँ पे फसल भी उगाया जा रहा है और पशुधन भी, मतलब खेती के साथ साथ कुछ जानवरों को भी पाला जा रहा है। फिर है श्रम और पूंजी की तीव्रता। श्रम कैसी है, पूंजी कैसी है, उसकी तीव्रता। कहा जा रहा है कृषि में मानव मशीनी श्रम और निवेश का स्तर क्या है, वो चीज। नेक्स्ट है उत्पादकता। कहा जा रहा है भूमि या पशुओं से उत्पादन की मात्रा। अगला आधार उन्होंने माना है उपभोग का तरीका, जिसमें कहा जा रहा है कि उत्पादित फसल का उपयोग स्वयं के उपभोग के लिए है या बाजार में बेचने के लिए व्यावसायिकता। एंड उनका 5वां आधार जो है वर्गीकरण का, वो है तकनीक का उपयोग। वो है कृषि में किन औजारों और विधियों का उपयोग होता है, वो चीज़ें। एंड उसके बाद अब है 13 प्रमुख कृषि प्रदेशों की सूची। अब इन पांचों के आधार पर 13 जो प्रमुख कृषि प्रदेश है वो यहाँ पे है, जो कि कौन कौन से हैं। कहा जा रहा है इन 5 आधारों पर उन्होंने विश्व को निम्नलिखित 13 कृषि क्षेत्रों में वर्गीकृत किया है, जिसमें पहला है निर्वाह कृषि, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, जिसे 2 भाग में यहाँ पे कहा जा रहा है। चलवासी पशुचारण, कहा जा रहा है शुष्क क्षेत्रों में पशुओं को चराने के लिए घुमंतु जीवन। चलवासी पशुचारण मतलब कुछ जहाँ पे शुष्क क्षेत्र होते हैं वहाँ पे पशुओं को चराने के लिए वो घूमते हैं, यानी जानवरों को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, घूमते हैं चराने के लिए। दूसरा है स्थानांतरित कृषि, जिसमें कहा जा रहा है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जंगल को साफ करके की जाने वाली खेती होती है स्थानांतरित कृषि। इसमें क्या करते हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की बात की जा रही है, जिसमें लोग क्या करते हैं, या जो किसान होते हैं या जो जो समुदाय स्थानांतरित कृषि करती है
वो जंगलों को साफ करके वहाँ पे खेती करती है और कुछ सालों के बाद वो वापस दूसरे स्थानों में क्या बोलते हैं, जंगल अपना मतलब स्थान बदल करके फिर जंगलों को साफ करके एंड देन फिर से वहाँ पे खेती करते हैं। फिर तीसरा है यहाँ पे कहा जा रहा है प्रारंभिक अस्थायी कृषि। प्रारंभिक अस्थायी कृषि में कहा जा रहा है कि एक ही स्थान पर लंबे समय तक की जाने वाली निर्वाह कृषि। इसमें कहा जा रहा है कि प्रारंभिक अस्थायी कृषि मतलब जब वो एक ही स्थान पे वो लंबे समय तक कृषि जो करते हैं वो। अब है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। मानसूनी एशिया के अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में कहा जा रहा है जब चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि कहाँ किन क्षेत्रों में होती है, तो मानसूनी जो एशिया के अत्यधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र है वहाँ पे, यानी कि हम कह सकते हैं साउथ ईस्ट एशिया में चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि अत्यधिक की जाती है। फिर इसमें पांचवा है चावल विहीन गहन निर्वाह कृषि, जिसमें कहा जा रहा है कि मानसूनी एशिया के उन हिस्सों में जहाँ गेहूं मक्का मुख्य है, तो चावल विहीन गहन कृषि मतलब चावल को छोड़ के अन्य अन्य फसल वहां पे लगाई जाती है, जिसमें वो मानसून एशिया ही है, लेकिन हर मानसून में एशिया के हर हिस्से में चावल की खेती नहीं की जाती, बल्कि वहां पे चावल को छोड़ के गेहूं और मक्के की खेती की जाती है। तो ये हुआ पहला। अब दूसरा यहाँ पे है व्यावसायिक कृषि यानी कि कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। तो जानते हैं कॉमर्शियल एग्रीकल्चर जो है वो किन किन क्षेत्रों में होता है या विश्व के किन भागों में होता है और किस प्रकार होता है। तो यहाँ पे पहला है व्यावसायिक पशुपालन, जिसमें कहा जा रहा है कि घास के मैदानों में मांस और ऊन उत्पादन के लिए विशाल फार्म। तो व्यावसायिक पशुपालन में कहा जा रहा है कि इसमें विशाल फार्म बनाए जाते हैं जिसमें घास के मैदान में मांस और ऊन उत्पादन किया जाता है। फिर अगला है वाणिज्यिक बगान या कृषि। वाणिज्यिक बगान में किस प्रकार की खेती की जाती है, तो जो उन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है उनमें कहा जा रहा है कि चाय कॉफी रबर आदि की खेती होती है। यह है वाणिज्यिक बगान खेती कहाँ पे होती है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। फिर आते हैं भूमध्य सागरीय कृषि। यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है भूमध्य सागरीय कृषि। तो इस प्रकार की कृषि कहाँ पे होगी, भूमध्य रेखे के आसपास के क्षेत्रों में होगी, जिसमें कहा जा रहा है क्या क्या उगाया जाता है, तो खट्टे फल अंगूर और जैतून की खेती की जाती है भूमध्य कृषि इलाकों में। फिर अगला है व्यवसायिक अनाज कृषि, जिसमें कहा जा रहा है कि शीतोष्ण कटिबंध के कम जनसंख्या वाले मैदानों में विस्तृत पैमाने पर गेहूं की खेती की जाती है, जिसमें जिसे क्या कहते हैं, व्यवसायिक अनाज कृषि कहेंगे। फिर अगला है मिश्रित फसल एवं पशुधन। मिश्रित फसल एवं पशुधन में कहा जा रहा है कि एक ही खेती में फसल उगाना और पशु की पालना। बोला जा रहा है कि एक ही खेत में वो फसल भी उगा रहे हैं और साथ ही साथ पशु भी पालना मतलब जानवर को भी पाल रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि मिश्रित फसल और पशुपालन मतलब दोनों चीजें वो साथ में करते हैं। फिर अगला है कि व्यवसायिक दूध पशुपालन डेयरी, जिसमें मतलब कहा जा रहा है कि शहरों के निकट या उन्नत क्षेत्र में दूध उत्पादन। जो ये व्यवसाय है यानी डेयरी का जो व्यवसाय है, डेयरी उत्पादन की जो काम है वो शहरों के निकट लगाया जाता है, निकट उत्पादन किया जाता है दूध का। फिर अगला है विशिष्ट बागवानी, जिसमें कहा जा रहा है कि विशिष्ट बागवानी कहाँ पे होती है, तो शहरों की मांग के अनुसार ताजी सब्जियां और फूल उगाना। तो ये डिमांड के अकॉर्डिंग इसे ज़्यादा कब उगाया जाता है एंड शहरों के नज़दीक ही उगाई जाती है। फिर अगला है जीवन निर्वाह पशुधन एवं फसल। इसमें कहा जा रहा है कि उन क्षेत्रों में जो अत्यधिक शुष्क या ठंड है, तो जीवन निर्वाह पशुधन और फसल जो है वो कहाँ पे होती है, तो जहाँ पे अत्यधिक शुष्क या फिर ठंडा क्षेत्र होता है वहाँ पे। अब हम आते हैं यहाँ पे हमारी फसलों में जो प्रमुख खाद्य फसल होता है, यानी लोग जो फसल ज्यादा खाते हैं या अत्यधिक लोग उन फसलों को उत्पादन को खाते हैं, जिसमें पहला है चावल। चावल चावल की जो बोली जा रही है भौगोलिक दशा, चावल मतलब फसल जो उत्पादन होता है तो उसे बढ़ने में पकने में कैसे दशाएं होनी चाहिए, भौगोलिक या टेम्परेचर कैसा होना चाहिए वो। भौगोलिक दशाएं इसका कह रहा है कि यह एक खरीफ फसल है, हमारा जो चावल है वो कैसा है, खरीफ फसल है। जो बोला जा रहा है कि इसके लिए उच्च तापमान चाहिए, इसके लिए कैसे तापमान चाहिए, तो 24 डिग्री सेल्सियस से अधिक। और कहा जा रहा है कि अत्यधिक वर्षा चाहिए, 100 से 200 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है। कहा जा रहा है कि इसे चिकनी और दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। चिकनी और दोमट कहने का मतलब है कि इसे जलोढ़ मिट्टी या उपजाऊ मिट्टी ज्यादा इसके उत्पादन के आवश्यक होती है। फिर आता है आर्थिक महत्व, यानी चावल जो उत्पादन होता है तो उसका आर्थिक महत्व हमें क्या मिल रहा है या किसानों का आर्थिक महत्व क्या हो रहा है। आगे कह रहा है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी
आबादी का मुख्य भोजन है। एशिया इसका प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। कहा जा रहा है कि जो चावल है ये दुनिया का सबसे बड़ा भोजन भोजन है भोजन। ज्यादातर जितने भी लोग, मैंने भी बताया ना कि सबसे ज्यादा लोग क्या खाना पसंद करते हैं, वो फसलों को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। उनकी भौगोलिक दशाएं और आर्थिक महत्व को यहाँ पे डिफाइन किया गया। अब है यहाँ पे गेहूं। इसकी भौगोलिक दशाओं के बारे में अगर हम जाने तो यहाँ पे कह रहे हैं कि यह मुख्य रूप से रबी की फसल है। जो गेहूं है वो कैसी फसल है? रबी फसल है। और जो चावल है वो खरीफ फसल है। कहा जा रहा है कि इसके लिए बोते समय मध्यम तापमान 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए, और पकते समय तेज धूप और गर्म मौसम होना चाहिए। तो इसमें कह रहे हैं कि जब गेहूं को फसल लगाया जाता है, मतलब खेतों में जब उसे बोया जाता है, तो उसका जो तापमान होता है, वातावरण का जो तापमान होता है, वो 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। और जब पकने लगता है, यानी पकते समय एकदम तेज धूप होना चाहिए, गर्म मौसम होना चाहिए। फिर कह रहा है कि बारिश होनी चाहिए, 50 से 75 सेंटीमीटर बारिश होनी चाहिए। अब आते हैं इसका आर्थिक महत्व। तो इसका आर्थिक महत्व क्या है? चावल के बाद यह दुनिया का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अनाज है, जो वैदिक स्तर पर व्यापार और पोषण का मुख्य आधार है। तो ये कहा जा रहा है कि चावल के बाद अगर लोग सबसे ज्यादा मात्रा में खाना पसंद करते हैं, तो वो गेहूं से बनी चीजों को खाना पसंद करते हैं। और कहा जा रहा है कि यह व्यापार और पोषण का मुख्य आधार है। अब आते हैं, तीसरा है मक्का, मेज, जिसकी भौगोलिक दशाएं क्या है? तो बोला जा रहा है कि इसे अनाज की रानी भी कहा जाता है। मक्का को क्या कहा जाता है? अनाज की रानी। जिसको कह रहा है कि इसके लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। और इसके उत्पादन के लिए कहा जा रहा है कि उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी इसके लिए एक सबसे उपयुक्त है। मतलब इसके उत्पादन के लिए, इन जो फसल मक्के के उत्पादन के लिए जलोढ़ मिट्टी सबसे बेस्ट है। अब आते हैं इसका आर्थिक महत्व। इसका आर्थिक महत्व में कह रहा है कि यह भोजन और पशु चारे दोनों के रूप में उपयोगी होते हैं। इसके अलावा स्टार्च, तेल और अन्य औद्योगिक उत्पादन में इनकी भारी मांग है। इनकी तो मक्के की। अब आते हैं यहाँ पे नकदी फसलें, जिसे कॉमर्शियल क्रॉप्स भी कहते हैं। नकदी फसलों में है पहला कपास। कपास की भौगोलिक दशाएं है कि यह खरीफ की फसल है, जिसे पकने में 6 से 8 महीने का समय लगता है। इसके लिए उच्च तापमान, जैसे कि बोला जा रहा है कि लगभग 21 से 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और 210 पाल रहित दिन और तेज धूप की आवश्यकता होती है। मतलब कहा जा रहा है कि कपास जब हम लगाते हैं, तो उसको पकने में ही लगभग 6-8 महीने लग जा रहे हैं। और कहा जा रहा है कि इसके लिए उच्च तापमान होना चाहिए, लगभग 21 से 30 डिग्री के बीच में। और बोला जा रहा है कि 220 पाला रहित दिन होना चाहिए, और तेज धूप होना चाहिए। फिर कहा जा रहा है कि काली मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम है। और कपास की खेती के लिए सबसे बेटर जो सॉइल है वो क्या है? ब्लैक सॉइल है। अब आते हैं इसके आर्थिक महत्व में। तो आर्थिक महत्व में कह रहा है कि यह कपड़ा उद्योग का मुख्य आधार है और एक प्रमुख उद्योग, कच्चा माल है। कपड़े उद्योग का मुख्य आधार, क्योंकि कॉटन से ही, कपास से ही धागे एंड कपड़ों का निर्माण किया जाता है, इसीलिए कपड़ा उद्योग का सबसे बड़ा आधार है। अब नेक्स्ट आता है हमारा गन्ना, शुगर कैन जिसे कहते हैं। इसकी भौगोलिक दशाएं क्या है? तो कहा जा रहा है कि यह एक उष्णकटिबंधीय फसल है, जिसके लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान और 25 to 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। तो गन्ने की बात की जा रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि ये कहाँ पे उगाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। और इसे, मतलब इसको पकने या इसको बढ़ने के लिए कितने डिग्री सेल्सियस की तापमान की जरूरत होती है? तो 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की उसको आवश्यकता होती है। और जो वार्षिक वर्षा होती है वो 75 से 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब आते हैं इसका आर्थिक महत्व। तो आर्थिक महत्व में कह रहा है कि चीनी, गुड़, खंड, सारी उद्योग का एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। तो जो हम चीनी, गुड़ और खंडासी खांड सारी है, उसमें इस उस सभी उद्योगों के लिए जो कपास है, गन्ना है, वह एक क्या है? एकमात्र स्रोत कह सकते हैं हम, या कच्चा माल है। अब आते हैं चाय। चाय की भौगोलिक दशा क्या है? तो बोला जा रहा है कि यह एक बागवानी और रोपण फसल है। ये किस प्रकार की फसल है? रोपण फसल है। इसमें कहा जा रहा है कि इसके लिए ढलान वाली भूमि होनी चाहिए, ताकि बोला जा रहा है कि पानी उनके जड़ों में ना रुके। और फिर कह रहा है कि 20 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान और 150 से 200 वार्षिक वर्षा आवश्यक है। तो इसमें बोल रहा है कि
चाय की जो बढ़ने का टेम्परेचर है, मतलब उसे कैसे टेम्परेचर चाहिए, तो 20 से 30 डिग्री होना चाहिए। बारिश भी खूब होना चाहिए, 150 से 200 सेंटीमीटर, लेकिन पानी उनके जड़ों में नहीं ठहरना चाहिए। फिर आगे कह रहा है इसका आर्थिक महत्व क्या है, तो कहा जा रहा है दुनिया के सबसे लोकप्रिय पदार्थों में एक है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात का एक प्रमुख स्रोत है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो चाय का जो तापमान होना चाहिए वो 20 से 30 डिग्री होना चाहिए और वार्षिक वर्षा 150 से 200 होना चाहिए। अब आते हैं कहवा और कॉफी। कहवा और कॉफी का जो भौगोलिक दशा है वो है चाय के समान यह भी एक रोपण फसल है। इसे छायादार पेड़ों की आवश्यकता होती है जिसमें 15 से 28 डिग्री सेल्सियस तापमान, 150 से 200 सेंटीमीटर उत्तम वर्षा होती है। तो ये बताया जा रहा है किसके बारे में, कॉफी और कहवे के बारे में बताया जाता है कि उसका जो तापमान है वो कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए उसे बढ़ने या फलने के लिए। और वार्षिक वर्षा 150 से 200 सेंटीमीटर अच्छी मानी जाती है। इसका आर्थिक महत्व क्या है, तो आर्थिक महत्व है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में पेय पदार्थों में इसकी बहुत अधिक मांग है। कहाँ पे, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। अब अगला आते हैं रबर। रबर की भौगोलिक दशा क्या है, तो कहा जा रहा है कि यह भूमध्य सागर सदाबहार वनों की फसल है जिसके लिए बहुत अधिक आर्द्रता, जैसे कि कहा जा रहा है आर्द्रता चाहिए, और कहा जा रहा है 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान चाहिए और 200 से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है इसे उगाने के लिए, तो रबर को। फिर इसकी आर्थिक महत्व क्या है, तो आर्थिक महत्व है ऑटोमोबाइल, टायर उद्योग और चिकित्सा उपकरणों में प्राकृतिक रबर का बड़े पैमाने पर आर्थिक उपयोग होता है। तो इन सभी चीज़ों के निर्माण में या उन चीज़ों को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो हमारा जो आज का पार्ट 2 वीडियो जो है चैप्टर 4 का यहीं पे कंप्लीट होता है। डेवलपमेंट से लेके जो कृषि विश्व कृषि प्रदेश है उस प्रदेशीकरण है उसे मैंने शॉर्ट लाइनों में यहाँ पे एक्सप्लेन करा है, बताया हुआ है। मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करना सही नहीं लगेगा क्योंकि उसमें बस प्लांट्स के बारे में बताया गया है एंड जो 13 डेज में उगाई जाती है तो किन क्षेत्रों में किस प्रकार की होती है ये सब बताया गया था। मैंने इस ज़्यादा नोट्स नहीं बनाए इस वजह से, एंड वीडियो भी पार्ट वाइज रखा ताकि वो छोटे छोटे हो तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो एंड इसकी जो नेक्स्ट पार्ट होगी वो हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब और यदि वीडियो अगर आपको पसंद आया हो एंड आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो डेविड से लेकर विश्व कृषि प्रदेशीकरण, तो वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसके नेक्स्ट पार्ट की वीडियो जो होगी वो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, गुड लक फॉर योर स्टडी।